हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्विज 4। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्विज करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और क्विज का 3rd पार्ट तक मैं आपको पिछली कक्षा में करा चुकी हूँ। तो ये 4 बजे हर शाम को लाइव आता है। आप लाइव जरूर जुड़िए, आप आंसर्स दीजिए, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये पता कर पाएंगे कि आप कितने आंसर सही किए, यानी कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है और आगे आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप 20 क्वेश्चंस देख रहे होंगे, लेकिन ये 20 नहीं है। जब मैं इसकी डिटेल बताऊंगी तो ये 50+ हो जाएंगे। इसमें मैं पहले के क्वेश्चन से लेकर लेटेस्ट अपडेट तक आपको बताती हूँ कि क्या क्या है, अभी क्या हो रहा है इससे रिलेटेड। और उसके अलावा जब आप आंसर्स देंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। इस बार यदि आप चाहते हैं कि आप 2021 में सेलेक्शन लें, 2021 में यदि आप भी जॉब चाहते हैं, आप भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप मेरे हर एक वीडियो को देखिए, मेरे चैनल से जुड़िए। अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। तो चलिए, आज जो मैं ये लाई हूँ इसके लिए अब रेडी हो जाइए, क्योंकि बिना वक्त गवाए और आंसर जरूर दीजिएगा। आप ऑफलाइन कमेंट में, यानी कि वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज क्विज 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, यानी फ्यूचर में जो 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा। तो आप आंसर दीजिए इसका। तो ये होगा ओडिशा में, ये ओडिशा में होगा हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ओडिशा ले लीजिए इसका आंसर। और उसके बाद है कि ये आखिर ओडिशा में ही क्यों होगा, ये ओडिशा में ही क्यों होगा हॉकी वर्ल्ड कप। तो जैसा कि आपने भी पढ़ा भी होगा, ये लेटेस्ट अपडेट है कि ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, ओडिशा के जो सीएम है वर्तमान में नवीन पटनायक, उन्होंने उड़ीसा के राउरकेला में, उड़ीसा का एक इलाका है राउरकेला, उन्होंने भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी, यानी कि वहाँ सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा इंडिया का। तो इसीलिए 2023 में हॉकी का जो वर्ल्ड कप होगा वो उड़ीसा में ही होगा। अब इससे पहले देख लेते हैं 2018 में उड़ीसा में ही पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप ये जो हुआ 2018 में उड़ीसा में हुआ, जिसमें कि लोगों ने बहुत प्रशंसा की, बहुत चाह रही लोगों की कि हाँ यहाँ पर और भी आगे भी ऐसा होना चाहिए। बहुत मजा आया लोगों को, इसीलिए फिर से नवीन पटनायक ने हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रख दी यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है अ प्रॉमिस लैंड के लेखक। ए प्रॉमिस लैंड एक पुस्तक है, इसे आप ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और एक मेरी वीडियो है लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स, उसमें भी मैंने बताया कि अ प्रॉमिस लैंड ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर होता है। तो बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है। जैसे आप यदि आपके जीवन पर कोई और, आपके जीवन पर मैं यदि मान लीजिए कोई किताब लिखती हूँ तो आपकी बायोग्राफी हो गई। यदि आप अपने जीवन पर, यानी कि आप अपने जीवन पर क्या क्या आपके बचपन से लेकर अभी तक घटनाएं हुई, क्या आपकी रही, ये सारी जानकारियाँ यदि आप स्वयं लिखते हैं, आप खुद लिखते हैं उसे, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इसी तरह एक प्रॉमिस लैंड ये बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है, बराक ओबामा द्वारा उनकी खुद की जीवनी पर लिखी गई है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। इसी तरह कि और भी लेटेस्ट बुक्स मैंने जो बताया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, राजकृष्ण सागर बांध किस नदी पर है। बांध से भी क्वेश्चन आते रहते हैं और मैं डिटेल में भी इसे बताऊंगी आगे चलकर। तो राजकृष्ण सागर बांध किस नदी पर है, आप आंसर देंगे इसका। तो ये है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। हमारे देश के जो प्रायद्वीपीय भारत, आप प्रायद्वीपीय समझते हैं, प्रायद्वीपीय क्या होता है मैं यहाँ बताती हूँ। ये जो भारत का निचला हिस्सा है, भारत मान लीजिए ये भारत है, ये जो भारत का निचला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय उस क्षेत्र को कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हो। जैसे कि यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर और यहाँ हिंद महासागर। तो ये जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है इसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। और क्वेश्चंस में कभी कभी साउथ इंडिया जो हमारा इंडिया का दक्षिणी भाग है साउथ इंडिया, उसे साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत की जगह कहीं कहीं प्रायद्वीपीय भारत भी दिया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भी क्वेश्चन दे। तो ये जो कावेरी नदी है ये यहाँ पर ही है, प्रायद्वीपीय भारत में ही स्थित है ये नदी। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि राजकृष्ण सागर बांध किस नदी पर है। तो राजकृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। इसके अलावा कावेरी नदी पर ही एक शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि जलप्रपात से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। मैं डिटेल में भी एक दिन आपको नदी बता दूंगी, नदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैप के माध्यम से, तो वो भी
अब देखिए यहाँ कह रहा है मतदान की उम्र 21 से 18 की गई, यानी कि मतदान की उम्र जो है, मत डालने की उम्र, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, तो इसका आपको बताना है। तो ये 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन 1989 में की गई है। तो इससे पहले क्या था, 61, आपको पता होगा चूँकि जब हमारा संविधान बना तो उसमें संशोधन भी किया जाने लगा, जैसे कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या इसमें ऐड करना चाहिए, तो वो संशोधन किया गया। तो उसी में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, उसमें कहा गया कि वोट डालने की उम्र जो 21 साल है उससे घटाकर 18 साल कर दिया जाना चाहिए। यदि कि अभी आप जो 18 साल की उम्र के होते हैं तो उस समय आप वोट डाल सकते हैं उसके बाद, लेकिन पहले 21 था। एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि पहला संविधान संशोधन, यानी संविधान में संशोधन पहली बार कब हुआ, तो आप इसे भी याद रखिएगा 1951 में, चूंकि संविधान 1950 में लागू हुआ था तो इसीलिए 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट किसने दिया, हमारे फोन में या कंप्यूटर में आपने भी देखा होगा, यूज भी किया होगा। कट कॉपी पेस्ट एक ऑप्शन होता है, उससे आप काम करते हैं। तो कट कॉपी पेस्ट का जो सिद्धांत था, ये आविष्कार था, ये किसने दिया, तो आपको इसे याद रखना है, लैरी टेस्लर नामक एक व्यक्ति ने दिया है, लैरी टेस्लर। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कट कॉपी पेस्ट किसने दिया, तो लैरी टेस्लर ने। अब है 6ठे नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी कि हार्ट का जो इलाज करती है, हार्ट के बारे में बताती है। तो हृदय रोग विशेषज्ञ भारत की पहली महिला कौन रही, चूंकि पहली महिला से या फिर महिलाओं से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो कौन है ये, डॉक्टर एस पद्मावती नाम की एक महिला डॉक्टरनी थी, इसे ही पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट ये ही बनी, तो आपको इसे याद रखना है। उसके बाद है केशवानंद भारती केस कब हुआ, केशवानंद भारती केस ये एक बहुत चर्चित केस कह लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये कब हुआ यदि पूछा जाए तो ये 1973 में हुआ, 1973 में ये केशवानंद भारती विवाद हुआ। और इस पे इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है और सबसे स्मार्ट क्वेश्चन इसका यह है कि भारत के इतिहास में अब तक में सबसे बड़ी बेंच, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों का जो बेंच बैठता है, 5 जज, 6 जज, 7 जज, तो उसी प्रकार से केशवानंद भारती जब केस हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा 13 बेंच, यानी कि 13 बेंच वाले जज की बैठक हुई। सबसे बड़ा, ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा केस में बैठक थी, ये बेंच वाली बैठक थी। तो आपको इसे याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुई 13 बेंच बैठी थी इस केशवानंद भारती केस को लेकर। ये 1973 में हुआ था, केशवानंद नामक एक व्यक्ति थे, उन्हीं ने केस किया था ये लोगों के अधिकार को लेकर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है एक्वारेजियम में अम्ल होता है, यानी कि एक्वारेजियम में कौन कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें 2 प्रकार का अम्ल होता है, साइंस का क्वेश्चन है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और एक होता है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। तो यानी जो एक्वारेजियम होता है इसमें कौन कौन सा अम्ल होता है आपको ध्यान रखना है, 2 अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जिसे HCl और HNO3 कहा जाता है साइंस के भाषा में। अब है हाल ही में टैम्पॉन टैक्स किसने समाप्त किया, ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएंगे। तो हाल ही में टैम्पॉन टैक्स किसने समाप्त किया, ये इंग्लैंड ने किया, इंग्लैंड ने समाप्त किया हाल ही में टैम्पॉन टैक्स। यानी कि टैम्पॉन टैक्स का मतलब होता है कि मासिक धर्म के उत्पादों, मासिक धर्म के जो भी उत्पाद होते हैं उस पर लगने वाला टैक्स। तो इंग्लैंड ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया, यानी कि वहाँ जो मासिक धर्म के उत्पाद होंगे उनके आवागमन में, जाने में, व्यापार में किसी भी प्रकार की टैक्स नहीं लगेगी। तो उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आंसर दीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट की गई, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि ये 25 दिसंबर 2020, एक सेकेंड, 25 दिसंबर 2020 यानी कि 2020 को ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत की गई। किस पे की गई, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे हैं उन्हीं के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के ही जन्म दिवस पे, यानी 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस था, उन्हीं के जन्म दिवस पे स्टार्ट की गई। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत
25 दिसंबर 2020 को की गई। तो किनके जन्मदिन पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। और 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो सुशासन दिवस मनाते हैं। इसके बाद देख लीजिए भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? चूँकि अब चेंज हो चुका है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है वो है NH44। NH44 है अब सबसे लंबा नेशनल हाईवे। कहाँ से कहाँ तक? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है ये नेशनल हाईवे। और इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले NH7 था। NH7 सबसे लंबा नेशनल हाईवे था, लेकिन अब वर्तमान में NH44 हो गया है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अब देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हाईवे का निर्माण करती है, हाईवे की उपयोगिता को समझती है, कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को देखकर और उसकी सुरक्षा, उसकी जिम्मेवारी जो भी लेती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो हुई किस अधिनियम के तहत हुई? हर एक चीज़ की स्थापना के लिए एक अधिनियम होता है। तो इसकी जो स्थापना के अधिनियम थी वो 1988 का अधिनियम था। 1988 का अधिनियम था। इसी अधिनियम के तहत ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? मैं एक ज्योग्राफी का आपको चैप्टर दी थी, भारत एक परिचय, उसमें मैं इसे बहुत ही डिटेल से बताई हूँ और मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई यानी कि ये जो हमारा भारत है इसके चारों ओर जो स्थल है उस स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब यदि आपसे तटीय सीमा की लंबाई यानी कि जो जल से जुड़ा हुआ पार्ट है, तटीय सीमा की लंबाई पूछ लिया जाएगा तो आप उसे 6100 किलोमीटर देंगे आंसर्स। लेकिन यदि इसका एक पार्ट नहीं है, तटीय सीमा की लंबाई यानी कि भारत में स्थित, यदि क्वेश्चन आएगा कि भारत में स्थित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर। और यदि आ जाएगा संपूर्ण भारत में यानी कि चूंकि ये भारत है और इसके अलावा यहाँ अंडमान है, यहाँ लक्षद्वीप है, तो ये सबको मिलाकर जो कि चारों ओर से जल से भी घिरा है, तो इन सबको मिलाकर अगर क्वेश्चन आएगा कि संपूर्ण भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछेगा कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर, और यदि संपूर्ण भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर। और यदि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए आता है सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, यानी कि सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है? तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये कनाडा है। कनाडा की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो सबसे अधिक है। और यदि हमारे देश में यानी कि भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में किस राज्य की तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है तो ये गुजरात की है। ये गुजरात की है, शायद 1502 किलोमीटर है। तो ये गुजरात की है सबसे बड़ी तटीय सीमा की लंबाई भारत में, हमारे देश में यही है। उसके बाद है तानसेन पुरस्कार विजेता, यानी कि हाल ही में तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया तो आप ध्यान रखेंगे पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास नामक एक व्यक्ति है, उन्हें ही हाल ही में तानसेन पुरस्कार दिया गया। तो तानसेन पुरस्कार, तानसेन कौन थे? आपने मुगल काल में पढ़ा होगा अकबर के बारे में। तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, यानी कि 9 ऐसे व्यक्ति थे जिसमें अलग अलग गुण थे। तो उन्हीं में एक थे तानसेन, उन्हीं में एक थे तानसेन जो कि गायन करते थे, यानी गाना गाते थे। तो ये जो गायन करते थे इससे क्वेश्चंस आ जाता है कि ये किस प्रकार के गीत गाते थे, यानी कि तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये ध्रुपद गायन करते थे। ये ध्रुपद गायन करते थे, सारे गामा इस टाइप का ध्रुपद गायन ये करते थे। और हाल ही में यही तानसेन पुरस्कार किसे मिला तो ये पंडित सतीश व्यास को मिला। अब जैसा कि मैं हर रोज़ आपको 15 क्वेश्चंस कराने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में दिवस से 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप यदि दिवस को एक ही बार याद करेंगे या रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन इस तरह से 5-5 करके आप याद करेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए अब दिवस के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आता है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस, तो आप इसे याद रखेंगे कि ये 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसके पीछे एक कारण है। जब भारत में या फिर सब जगह अन्य देशों में भी लोग तंबाकू का अधिक से अधिक सेवन करने लगे, तंबाकू का अधिक से सेवन करने की वजह से क्या हुआ कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी होने लगी, उनकी आकस्मिक मृत्यु होने लगी। तो इसको देखते हुए जो हमारे वर्ल्ड जिसे कहते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने ये इस तंबाकू से होने वाले रोग को महामारी घोषित कर दिया। जैसे कि अभी कोविड को महामारी पैंडेमिक घोषित किया गया,
उसी तरह एक समय जो था इसे भी महामारी के श्रेणी में ला दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, इसे 1987 में, मैं बता देती हूँ, आप ध्यान रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, तो 1987 में इसे महामारी घोषित किया गया तंबाकू से होने वाले रोग को। और जब WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1988 में हुई। 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो 7 अप्रैल 1988 को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई से मनाया जाने लगा, यानी कि 7 अप्रैल 1988 को WHO ने घोषणा कर दी कि तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई को। अब देखिए आगे क्या है, विश्व दुग्ध दिवस। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि विश्व दुग्ध दिवस और एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेशनल मिल्क डे और ये वर्ल्ड मिल्क डे, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, और ये जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन, मैं कल आपको बताई थी हरित क्रांति से रिलेटेड, मतलब क्रांति से रिलेटेड जो टॉपिक दी थी, उसमें मैं आपको बताई थी कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और इन्हीं वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस यानी 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए पर्यावरण दिवस के बारे में जानते हैं। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। हमारे देश में जैसे कि ये जो है संगठन, इसमें राष्ट्रीय महासभा संगठन, विश्व महासभा संगठन जो है, उन्होंने घोषणा की कि 1972 में ये घोषणा की कि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की कटाई, पेड़ों की सुरक्षा, इन सबको ध्यान में रखते हुए उनका कहना था कि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए, पेड़ लगाने के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो इसीलिए 1972 में घोषणा कर दिया गया कि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए। और पहली बार 5 जून 1974 को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। तो आप इसे याद जरूर रखेंगे, 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। अब आता है योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस बेसिकली 21 जून को मनाया जाता है। आपको पता है योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून के दिन सूर्य पहले निकलता है, यानी हर दिन की अपेक्षा सूर्य पहले निकलता है और हर दिन की अपेक्षा सूर्य बाद में ढलता है, यानी कि दिन बहुत ही बड़ा करता है, पहले निकलता है बाद में ढलता है। इसी वजह से 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हाल ही में 2015 ईस्वी में हुई, योग दिवस के रूप में मनाया जाना। अब है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या के उपयोग, जनसंख्या के कारण हानि, इन सब को मद्देनजर रखते हुए 11 जुलाई को 1989 से जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह मैं इस 20 क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना दी। आपको सबको ध्यान में रखना है। मैं तो कहती हूँ कि आप इसकी एक कॉपी अलग से बना लें। अगर आप कॉपी बना लेंगे, इसकी नोटबुक बना लेंगे, तो आपको बाद में एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में भी बहुत आसान होगा। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, उसे पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद एक बार नोट कीजिए और उसका रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगी कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो ये क्विज 4 था। आई होप कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाए होंगे। अगर आज नहीं भी लाए होंगे तो बहुत कुछ सीख गए होंगे, और कल तो जरूर लाएंगे, कल नहीं तो परसों लाएंगे। यानी कि आपको लगातार मेहनत करते जाना है, कछुए की तरह। आपको एक दिन आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए, रोज़ हमारे क्विज में जुड़िएगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, तब फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। अभी पैंडेमिक के टाइम है, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।